अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, सुनिए। तो टैक्स का बाबू बात नहीं अब थोड़ा टाइम दीजिए हमको, समझ में लगातार हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग का टैक्स में ना बाबू एक बार समझा देते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग में कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन किए। देखिए टैक्स में टोटल 2 सेक्शन है, एक सेक्शन है डायरेक्ट टैक्स, एक सेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट पूरा टैक्स का सिलेबस अगर आप देखोगे ना, कभी कभी क्वेश्चन पेपर ग्रुप में भेज दिए, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत होता था कि क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा, तो हम सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर भेजे हुए ग्रुप में। खाली एक तो इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं मिल रहा लास्ट ईयर का फोल्डर से, समझे? हाँ आप भेज दीजिएगा, समझे बाबू? तो टैक्स का जो बात समझे ना, तो टैक्स के सब पेपर भेजे हुए हैं, तो आप वहां से आइडिया मिल जाएगा पेपर कैसा आएगा। फिलहाल हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। टैक्स में 2 सेक्शन में पेपर रहेगा हम लोग का, एक तो डायरेक्ट टैक्स, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन 2, और इसमें आपका 2 सेक्शन है, एक सेक्शन है डायरेक्ट टैक्स और एक सेक्शन क्या बाबू, इनडायरेक्ट टैक्स। अजय बाबू लेट इतना, अच्छा ठीक, आराम से आओ। देखिए फाइन, देखिए बाबू समझे? तो डायरेक्ट टैक्स में ना बाबू डायरेक्ट टैक्स में 2 ही तो यूनिट है हम लोग का सिलेबस में। डायरेक्ट टैक्स में 2 ही तो यूनिट है, सुनिए ना ध्यान से। एक है आपका यूनिट ए, मतलब यूनिट 1 है, यूनिट 2। यूनिट 1 में 2 टॉपिक है, बात नहीं आई। यूनिट 1 में बाबू 2 टॉपिक है, यूनिट 1 के अंदर में 2 टॉपिक है। एक टॉपिक है असेसमेंट ऑफ फर्म, एक है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। दोनों क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, दोनों में से एक अटेंड करना रहेगा आपको। तो जो सबसे इजी वाला था वो हम लोग पहले कर लिए, वो है असेसमेंट ऑफ फर्म। असेसमेंट ऑफ फर्म में और कुछ है नहीं। लास्ट क्लास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला सम्स कराए थे, जिनका छूटा हुआ होगा देख लेके कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी उसमें और कुछ है नहीं। तो ये पूरा हम लोग का असेसमेंट ऑफ फर्म था। असेसमेंट ऑफ फर्म का 6 क्लास टोटल हुआ है, समझे ना? 6 क्लास का प्लेलिस्ट भेज दिए ग्रुप में, अपना देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर छूटा हुआ होगा तो लाइन बाय लाइन ग्रुप में भेजा हुआ है, समझे ना? तो नहीं मिलेगा तो हमको पर्सनली मैसेज करिएगा कि भैया हम क्लास करने आ रहे हैं, हमको लिंक नहीं मिला, भेजिए, हम भेज देंगे। 24 घंटा ऑनलाइन ही रहते हैं, बस समझे ना? तो ये हो गया। उसके बाद उसमें यूनिट 2 में चलते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स ना थ्योरी है पूरा, डायरेक्ट टैक्स भी थ्योरी है, समझ लीजिए थ्योरी ज़्यादा है। इस बार का जो टैक्स का पेपर है इसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो यूनिट 1 का असेसमेंट ऑफ फॉर्म करने के बाद हम लोग आपको यूनिट 2 में लेके चल रहे हैं। तो 15 मार्क्स का पढ़ाई हम लोग कंप्लीट कर लिए। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ फर्म दोनों रहेगा, दोनों में से आप करिएगा कौन सा, असेसमेंट ऑफ फर्म अटेम्प्ट करिएगा। वो इजी भी है, छोटा भी है और मार्क्स सिक्योरिंग भी है। अब आते हैं हम लोग उसके बाद यूनिट 2 में। यूनिट 2 में 5 यूनिट है। यूनिट 2 के अंदर में 5 यूनिट है। 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, 2 का डी, 2 का ई। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। एक यूनिट 5 मार्क्स का है, समझे? तो पहला जो यूनिट है इसमें, पहला जो यूनिट है टैक्स वाला में, वो है आपका थ्योरी वाला। सेकेंड यूनिट भी थ्योरी वाला है। थर्ड यूनिट में फिर आपका इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। फोर्थ यूनिट में एडवांस टैक्स कैलकुलेशन है, और उसके बाद आपका लास्ट में टीडीएस कैलकुलेशन। तो ये 5 यूनिट में से ना स्टार्टिंग का 2 यूनिट पूरा थ्योरी है। आप समझे हम क्या बोले? डायरेक्ट टैक्स 2 यूनिट, पहला यूनिट कर लिए। दूसरा यूनिट के अंदर में 5 यूनिट है, 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, 2 का डी, 2 का ई। तो आज हम लोग करेंगे 2 का ए। 2 का क्या करेंगे बाबू, ए। छोटे छोटे टॉपिक एक क्लास का। आज 2 का ए आज करेंगे, आज खत्म, आज शुरू आज खत्म। तो हेडिंग कॉपी में हेडिंग दे दीजिए, यूनिट 2 टैक्स मैनेजमेंट, यूनिट 2 टैक्स मैनेजमेंट, यूनिट 2 टैक्स मैनेजमेंट, यूनिट 2 टैक्स मैनेजमेंट। यूनिट 2 टैक्स मैनेजमेंट। चलिए अब देखिए आप लोग में जो लोग आपको बता रहे, जैसे लिंक खोजने में दिक्कत होता है ना आप लोगों को, तो आप लोग को हम लोग टेलीग्राम बनाया हुआ है। टेलीग्राम वाला लिंक हम फिर से शाम को भेज देंगे रात में, आप उसमें भी ऐड हो जाइएगा। तो टेलीग्राम में ना सारा लिंक रह जाता है, तो सारा लिंक पीडीएफ उसमें मिल रहेगा, तो आपको वहाँ से डिलीट नहीं होगा, समझे ना? क्योंकि व्हाट्सएप में हम लोग डिलीट भी मारते रहते हैं बीच बीच में। टेलीग्राम फालतू ऐप से, तो उसमें कोई डिलीट मारता नहीं है। आइए रेडी, चलिए स्टार्ट कर रहे। तो टैक्स मैनेजमेंट बगल में लिख दीजिए 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का चैप्टर है टैक्स मैनेजमेंट। 25 मार्क्स का है टैक्स मैनेजमेंट। और उसके नीचे लिखिए यूनिट 2 का ए, 2A, यूनिट 2A। नोट्स अच्छे से बनाइएगा भाई। यूनिट 2A, यूनिट 2A बगल में लिखिए
प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न, प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न, प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न, प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न, बगल में लिखिए 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। चलिए पूरा सीन क्लियर हो गया, आपको कंफ्यूजन नहीं है। डायरेक्ट टैक्स का 2 यूनिट में से सेकेंड यूनिट हम लोग करने जा रहे हैं। सेकेंड यूनिट का पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। ये थ्योरी, पूरा थ्योरी पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इस टॉपिक का नाम है प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है हम लोगों को, तो कुछ क्वेश्चंस आपको हम पहले लिखवा दे रहे हैं और उसके बाद उसका सारा आंसर का पीडीएफ आपको हम ग्रुप में भेज देंगे। और आंसर जो है ना वो बुक में मिलेगा, बुक आपको खरीदने के लिए बोला हुआ है मुद्रा एंड मुद्रा का। तो अगर आप बुक नहीं भी लिए हो ना तो हम पूरा पीडीएफ सुबह में रेडी कर लिया आप लोग के लिए, वो आपको भेज देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बस है फुल सर्विस, बस है मेरे, बस आप याद बढ़िया से करिए, घर में पढ़िए, टाइम दीजिए थोड़ा। रेडी, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर बात होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम, कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम। कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम 5 मार्क्स का, एक थ्योरी देगा आपको। दूसरा लिखिए रिटर्न ऑफ लॉस, जी रिटर्न ऑफ लॉस। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी में लिख लीजिए, रिटर्न ऑफ लॉस। क्वेश्चन नंबर 3 बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड BELA, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हो ना आप लोग दोस्तों को, बोलते ही नहीं बर्थडे, ठीक है। बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न। उसका लिखिए रिवाइज रिटर्न, खाली रिटर्न ही के बारे में पढ़ना है इसमें, रिवाइज रिटर्न। उसका लिखिए डिफेक्टिव रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, DEFECTIV, डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न, देखिए चलिए ये देखिए, देखिए और उसका लिखिए पैन, PN पैन, PN पैन, पैन कार्ड, PN पैन, नहीं कार्ड नहीं, पैन खाली लिखिए, पैन कार्ड। और उसका लिखिए, हाँ ये सब क्वेश्चन है इस चैप्टर का। परमानेंट अकाउंट नंबर पढ़ाएंगे अभी डिटेल में, खाली क्वेश्चन लिख लीजिए। हेलमेट गाड़ी में छूट गया, जाइए लेके आइए। उसका बाबू गेट छोड़ दीजिए ना आप रख। अगला लिखिए ट्रांजेक्शन वेयर, आराम से बाबू, ट्रांजेक्शन वेयर, जाइए बाबू, ट्रांजेक्शन वेयर कोटिंग पैन, कोटिंग पैन, ट्रांजेक्शन वेयर WHERE वेयर कोटिंग पैन, QUOTING कोटिंग, कोटिंग पैन इज कंपल्सरी। मतलब वो कौन कौन सा सिचुएशन है जहां पैन कार्ड चाहिए। बस आज पूरा यही चैप्टर में यही सब टॉपिक पढ़ा के सब पीछे यही। चलिए तो स्टार्ट कर रहे बाबू। टॉपिक का नाम है, देखिए 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 बात नहीं आगे बढ़े। देखिए तो अब ये सारा टॉपिक जो है वो सारा टॉपिक का आंसर कहाँ मिलेगा, तो आंसर आपको हम भेजते हैं। देखिए
क्योंकि बुक आप लोगों में शायद नहीं है किसी के पास। देखिए चला गया पीडीएफ, पीडीएफ भेज दिए, पीडीएफ निकाल लीजिए। देखिए हाईलाइट भी कर दिया हुआ है आंसर सारा। पीडीएफ खोलिए, बहुत अच्छा लगेगा देख के आपको, सारा हाईलाइटेड है। आया नहीं पीडीएफ? चलिए स्टार्ट। हाँ तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सवाल ये है रिटर्न किसको बोलते हैं, पहले बैकग्राउंड समझाना होगा। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, सुनिएगा प्लीज बाबू। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब होता है, जैसे सपोज मान लीजिए हम इस साल में 5 लाख रुपया कमाए या 10 लाख रुपया कमाए या 20 लाख रुपया कमाए, इनकम टैक्स को कैसे पता? वो बात नहीं, कोई बच्चा बात कर रहा चाची लोग का तरह। देखिए रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, हम मान लीजिए इस साल में 10 लाख रुपया कमाए या 10 लाख रुपया अगर मान लीजिए हम कमाए हैं, तो सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि हम 10 लाख रुपया कमाए हैं। तो आपको अपना इनकम का स्टेटमेंट जमा देना पड़ता है। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब होता है डिटेल ऑफ योर इनकम। हम लोग जितना पैसा साल भर में कमाए हैं, कहां से कमाए हैं। आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि एक इंसान का 5 हेड ऑफ इनकम होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, बोलना नहीं है, सुनना है सिर्फ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर मान लीजिए हम कहीं पे जॉब करते हैं और जॉब करके हम पैसा कमाएंगे, तो ये क्या हो गया बाबू? इनकम फ्रॉम सैलरी। मान लीजिए हम एक तो ऑफिस में जॉब करते हैं, बस हम रिलायंस कंपनी में एम्प्लॉई है, वहां से जो हमको सैलरी मिलेगा, ये क्या हो गया? इनकम फ्रॉम सैलरी। एक बार बैकग्राउंड में लेके जा रहे हैं आपको। उसके बाद मान लीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। उसके बाद मान लीजिए हम बाड़ी वाला है, पूरा बिल्डिंग मेरा है, बिल्डिंग को भाड़ा लगा के जो पैसा हम कमाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एकदम बेसिक बता रहे हैं आपको, बेसिक। उसके बाद मान लीजिए मेरा एक तो अपना दुकान है कपड़ा का, उससे जो कमाएंगे पीजीबीपी, कहां चला जाएगा? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद मान लीजिए मेरा पास एक तो एसी था, वो एसी को हम बेच दिए। 70,000 का एसी था, 90,000 में बेच दिए। कोई बेवकूफ कस्टमर मिला, बेटा को धूर बना के बेच दिए, समझे ना? तो वहां से 20,000 मेरा गेन हो गया। गेन इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल गेन। जब फिक्स एसेट को बेच के आप कमाते हो ना, इसको कैपिटल गेन बोलते हैं। और साइड से कभी कभी हम जुआ भी खेल लेते हैं, तो ये हो गया, इससे जो कमाई होगा वो हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 कैटेगरी हो गया। अब मेरा इनकम मान लीजिए साल भर में हम 10 लाख रुपया कमाए, कहाँ से कमाए, कौन सा जगह से कमाए, कैसे इनकम हुआ, क्या क्या हमको छूट मिला, ये सारा डिटेल जो होता है ना, डिटेल, ये सारा डिटेल जब हम लोग इनकम टैक्स के साथ जमा करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न। क्या बोलते हैं बाबू? रिटर्न। हम लोग आज तक क्या समझते हैं? रिटर्न मतलब वापस आना। यहाँ पर रिटर्न मतलब वापस नहीं, यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम मतलब इनकम का डिटेल। बैकग्राउंड तो समझ रहे? चैप्टर में क्या पढ़ना है? रिटर्न ऑफ इनकम मतलब इनकम का क्या? इनकम का क्या? तो जब आप अपना इनकम का डिटेल सरकार को सौंपते हो, सरकार को देते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हो बताइए? फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो जब हम लोग अपना डिटेल सरकार के पास जमा करेंगे, हमने कितना कमाया, कैसे कमाया, कहाँ से कमाया, क्या हमको छूट मिला, कमाई का सारा डिटेल जब लोग इनकम टैक्स के पास जमा करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम। इसका अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। मतलब एक तरह से समझिए ना, जैसे आप लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला था ना बाबू, तो फॉर्म को आप फिलअप किए, अब फिलअप करके सरकार का घर में जमा कर दिए, तो सीयू आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक उसी तरह से आपका साल भर में कितना कमाई हुआ है, वो कमाई का पूरा डिटेल आप सरकार के पास जमा करते हो, और कमाई का सारा डिटेल आप जिसके पास सरकार के पास जब जमा करते हो, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब समझ गए। टॉपिक रिटर्न ऑफ इनकम से शुरुआत नहीं हो रहा, शुरुआत हम लोग का हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कंपलसरी रिटर्न ऑफ इनकम, कि वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन कौन सा एंटिटी है, वो कौन है जिसके लिए रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। तो क्वेश्चन कैसे देगा आपको? क्वेश्चन ऐसे देगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंपलसरी रिटर्न। कंपलसरी रिटर्न पर शॉर्ट नोट लिखिए। चलिए किताब से पढ़ते हैं, पूरा बुक इस लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि टैक्स है ना, ओन लैंग्वेज अलाउड नहीं है। देखिए ऊपर में कुछ कहानी दिया हुआ है, देखिए तो यहां पर बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए
तो जैसे सवाल ये है कि हम लोग रिटर्न फाइलिंग कब करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आपका अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप हिंदू फैमिली हो, अगर आप आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, अगर आप कोई भी एंटिटी हो, तो आपका अगर इनकम, बस समझिए, अगर आपका इनकम जो है वो 2.5 लाख से या 3 लाख से, जो लिमिट था 2.5 लाख वाला लिमिट पढ़ाया था ना आपको, तो अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए नॉर्मली। जैसे मान लीजिए अगर हम साल भर में, अगर हम लोग, आप लोग सब इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख का रूल था, तो अगर मान लीजिए हम लोग 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं एक साल में, तो हम लोग को रिटर्न फाइलिंग करना चाहिए, मतलब अपना इनकम का डिटेल सरकार के पास देना चाहिए। बट हम लोग देते हैं क्या? नहीं, ना देते हैं ना देंगे, ना देते हैं ना देंगे, वो अलग बात हो गया, लेकिन अपना इनकम का डिटेल देना चाहिए। तो पहले हमको ये बताइए रिटर्न मतलब क्या? रिटर्न मतलब यहाँ पे रिटर्न मिलना, यहाँ पे रिटर्न का मतलब इनकम का स्टेटमेंट। तो याद थ्योरी है ना, याद कर लेंगे क्लास में ही। इनकम का स्टेटमेंट जो आप सरकार के पास जमा करते हो, तो आप अपना कमाई का सारा डिटेल जब सरकार के पास देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं बच्चों? और रिटर्न ऑफ इनकम कब देना चाहिए हम लोग को बोलिए तो? जब हम लोग आप लोग का इनकम, मतलब हम लोग आप लोग जैसे लोगों का इनकम साल में 2.5 लाख से ज़्यादा होगा। तो अगर आप लोग जिस दिन 2.5 लाख से ज़्यादा कमाने लगना ना, जाके रिटर्न फाइल कर देना। अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा कमाना तो क्या फाइल करना बाबू? रिटर्न। तो इफ़ यू स्टार्ट अर्निंग मोर देन 2.5 लैक्स, अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा कमाने लगेंगे तो जाके रिटर्न फाइल कर दीजिएगा साल में। 2.5 लाख का अगर आप हिसाब करोगे, 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 12, तो एक महीना में कितना हो गया बताइए? लगभग 20,000, राइट? तो अगर आपका महीना, अगर आप लोग का सैलरी 20,000 हो जाए महीना का, तो आप लोग इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल कर सकते हैं, समझे? तो रिटर्न फाइल करने में झमेला बहुत है, कोई करता नहीं है, समझे? कोई करता नहीं है, करने वाले लोग वही सब किताबों में ही पढ़ाया जाता है, बस किताब का चीज़ किताब में पढ़ के एग्जाम देके खत्म कर देंगे। रियल लाइफ में कहाँ कोई रिटर्न फाइल, बहुत कम लोग। आपको तो बताया था ना, इंडिया में टोटल जितना पॉपुलेशन है उसका 3% लोग टैक्स पेयर, 3%, मतलब जितना टैक्स देने वाले लोग हैं, मतलब अगर मान लीजिए हम लोग में से 50 लोग टैक्स देने लायक है, उसमें से 3 आदमी टैक्स तो देता है। वो 3 तो कौन आदमी होगा? जिसको चोरी करने का स्कोप नहीं बचा है, वो 3 आदमी। नहीं तो उसको ऑप्शन मिलेगा, वो भी बड़ा चोरी करेगा। हर आदमी टैक्स चोर है हम लोग का देश में, हर आदमी टैक्स चोर है। नोबडी वांट्स टू पे द टैक्स, कोई रियल टैक्स पे करता है नहीं, आप सोच लीजिए। तो दोस्तों जो भी हो, हम लोग को पढ़ने से मतलब है। बताइए तो रिटर्न ऑफ इनकम मतलब क्या? हम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा कमा रहे तो हमको रिटर्न फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये तो रिटर्न का मतलब हो गया। अब सवाल ये है कि कंपलसरी रिटर्न क्या होता है? देखिए मेरा पीडीएफ में हाईलाइटेड करके भेज दिया, वही वाला उतना ही लिखना है आपको, उतना ही लिखना है आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन being the resident other than not ordinarily resident shall furnish the return within the due date in respect of the income or loss for the previous year, irrespective of the fact that the income does not exceed basic limit or does not have any taxable income if he। बोला अगर आपका कमाई 2.5 लाख से ज़्यादा है तब तो आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा कुछ सिचुएशन ऐसा है जहां पर कंपलसरी है, मतलब आपका इनकम हो चाहे लॉस हो, आपको कंपलसरी रिटर्न का मतलब क्या हो गया कि रिटर्न आपको देना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सा सिचुएशन है जब रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी होता है? याद रखिएगा, वो पढ़ा रहे। कंपलसरी रिटर्न का मतलब हो गया कि वो कौन कौन सा सिचुएशन है जब रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी है। तो पहला सिचुएशन है बाबू, अगर आपका हो, इफ यू होल्ड एनी बेनिफिशियल ओनर अदरवाइज एनी asset located outside India or has the signing authority in the account located outside India। अगर आपका पास कोई भी ऐसा, सुनिए ध्यान से, अगर आपका पास कोई भी ऐसा एसेट है जो इंडिया के बाहर है, अगर आपका पास कोई भी ऐसा एसेट, जैसे आप अमेरिका में तो जमीन खरीद के रखे हैं, अगर आप कहाँ जमीन खरीद के रखे बताइए? अमेरिका में। थोड़ा अजीब लग रहा है सुन के, क्या कि संभव नहीं है, कोलकाता में जमीन नहीं खरीद पा रहे, अमेरिका तो दूर का बात है। तो अगर अमेरिका में एक तो जमीन खरीद के आप रखे हैं तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। टॉपिक का नाम है कंपलसरी रिटर्न। तो कंपलसरी रिटर्न किसके लिए सुनिए, एक अगर आपका फॉरेन में एसेट है तो, और दूसरा या तो एसेट का बेनिफिशियल है तो, बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी मतलब जैसे मेरा जमीन, हम जमीन खरीद के रखे हैं तो हमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए हम जमीन खरीद के नहीं लिखी, हम सिर्फ जमीन का बेनिफिट ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका का आदमी था जो मेरा नाम पे जमीन कर दिया, या मेरे नाम पे कोई एसेट कर दिया, या मेरे नाम पे अपना घर कर दिया, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये दोनों कंपलसरी सिचुएशन है। तो जल्दी बताइए, हम पूछ रहे हैं आपसे कंपलसरी रिटर्न के लिए 2 सिचुएशन क्या है? एक, इफ यू होल्ड एनी एसेट आउटसाइड द इंडिया, और दूसरा इफ यू आर द बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट आउटसाइड द इंडिया। या तो आपका अपना एसेट है, या तो आप एसेट के मालिक हो, या तो आपका अपना एसेट है, या तो आप एसेट का मालिक हो। तो ये 2 सिचुएशन में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आपका इनकम हो चाहे लॉस हो।
आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर 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 आपका इनकम, अगर आपका पास कोई एसेट है फॉरेन कंट्री में, या फिर कोई फॉरेन कंट्री का एसेट में आपका अधिकार है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। ये था कंपल्सरी रिटर्न, इतना ही लिखना है बस, देखो हाईलाइटेड किया हुआ नोट्स में। कंपल्सरी रिटर्न हो गया। नेक्स्ट में आइए, अगला टॉपिक है बाबू रिटर्न ऑफ लॉस। नाम से तो पता चल रहा, रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस का मतलब क्या बोली, तो तब से तो यही पढ़ा रहे ना, इनकम होगा तब ना रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम ही नहीं हो रहा तो लॉस का रिटर्न कब, मतलब वो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन कौन सा कंपनी है जो लोग का लॉस होगा फिर भी वो लोग को रिटर्न फाइल करना होगा, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ लॉस। वो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। वो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन कौन सा कंपनी है जिसका लॉस होगा फिर भी रिटर्न फाइल करना होगा। आइए हाईलाइट किया अगला टॉपिक देखिए, व्हेन अ रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। हो सके तो सेक्शन को याद कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि अच्छा नहीं याद हो तो सेक्शन अनसेंड मत लिख के आ जाइएगा, नहीं याद रहे तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन जबरदस्ती नहीं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं सोचते तो भाई कोई भी नंबर लिख दे रहे, सोचते ना कि भाई कोई भी नंबर लिख दे रहे, अनसेंड नंबर लिख के आ जा रहे। चलो नहीं, अनसेंड नंबर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको नहीं याद रहे सेक्शन लिखिए मत, लिखिए तो सही लिखिए। क्या कहता है रिटर्न ऑफ लॉस, लॉस होगा फिर भी रिटर्न फाइल करना होगा। कब कब आइए बताते हैं कब। देखिए, फॉलोइंग एसएससी नीड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम और लॉस। अगर आपका इनकम हो चाहे लॉस हो, आप लोग को रिटर्न फाइल करने का है। कब फाइल करने का है बॉस? अगर आप कंपनी हो तो, अगर आप फर्म हो तो, फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, और अगर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो तो। एनी एसएससी अदर देन अबव इज नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ लॉस। ये तीनों को छोड़ करके किसी के लिए रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना कंपल्सरी नहीं है। मतलब सोचिए, कमाई होगा तब ना रिटर्न फाइल करेंगे, कमाई होगा तब ना रिटर्न जमा करेंगे। फाइल करना मतलब जमा करना। यहां पर तो लॉस होने के बाद भी फाइल करना पड़ेगा। कब? जब आप कंपनी हो तब, जब आप फर्म हो तब, और जब आप यूनिवर्सिटी हो तब। क्या क्या बोलो? कंपनी, फर्म, यूनिवर्सिटी। बोलिए ना प्लीज, कंपनी, फर्म, यूनिवर्सिटी। बोलिए कंपनी, फर्म, यूनिवर्सिटी। फिर से बोलिए कंपनी, फर्म, यूनिवर्सिटी। किसके किसके लिए कंपल्सरी है बताइए? कंपनी, फर्म, यूनिवर्सिटी। कंपनी, फर्म, यूनिवर्सिटी। हो गया 5 मार्क्स। प्रॉब्लम क्या जानते हैं? प्रॉब्लम इसका आंसर का साइज नहीं है, प्रॉब्लम है इसका लैंग्वेज। इसका लैंग्वेज पूरा बुकिस लिखना पड़ेगा। आप ओन लैंग्वेज लिखेंगे ना, मार्क्स नहीं देगा वो लोग। यही एक तो प्रॉब्लम है इसमें। बोलिए अरविंद। एनपीओ वाला ना जो, हाँ वही एनपीओ है ना, लेकिन वही तो बोला रिटर्न। देखो, रिटर्न फाइल करने का मतलब नहीं कि आपको टैक्स लगेगा। रिटर्न फाइल का मतलब आपका जो लॉस हुआ है उसका डिटेल आप मेरे पास जमा करिए। लॉस हुआ है जैसे, देखिए बाबू सुनिए बात नहीं, रिटर्न फाइलिंग मतलब सरकार आपसे टैक्स नहीं ले मांग रहा। सरकार बोल रहा है कि तुम जो कमा रहे हो मेरे पास हिसाब दो। मतलब आपका जो कमाई हो रहा है उसका हमको डिटेल दीजिए, कहाँ से इनकम हो रहा, कहाँ से आ रहा पैसा, कहाँ से जा रहा। आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, हमको मतलब नहीं, आप हमको डिटेल दीजिए। समझे? तो ये टैक्सेबिलिटी नहीं है, ये टैक्स को अट्रैक्ट नहीं करता है। यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि आप जो कमाए हैं उसका डिटेल मेरे पास दीजिए। तो डिटेल को इनकम टैक्स का भाषा में बोलते हैं रिटर्न। क्या बोलते हैं बाबू? रिटर्न। आपको पता है बहुत सारे लोग इसको प्रोफेशन बना लिए। अगर रिटर्न फाइलिंग का जॉब करेंगे ना आप तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा हो जाता है। रिटर्न फाइलिंग भी सीखना पड़ता है, वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ रह के सीखना पड़ेगा। तो रिटर्न फाइलिंग का काम सीखिएगा तो वहाँ से भी जॉब का स्कोप होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पढ़े लिखे, मतलब पैसा है उनके पास, लेकिन उसको रिटर्न फाइलिंग करने नहीं आता है। तो वो आपका पास आएगा, आप बोले रिटर्न फाइलिंग कर दीजिए, रिटर्न फाइलिंग करिएगा तो 1000 रुपया, 1500 रुपया, 1200 रुपया कमा लीजिएगा एक फाइल का ऊपर। इसको बोलते हैं रिटर्न फाइल करना। तो हम पूछ रहे, बताइए प्लीज़, कुछ सवाल है मेरा, बताइए। इनकम का जो डिटेल हम लोग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न। क्या बोलते बोलिए? थ्योरी है ना, हम ऐसे ही याद करा देंगे। वो क्या बोलते बोलिए? बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ। और वो कंपलसरी रिटर्न, कंपलसरी रिटर्न किसके लिए? उसके लिए है जिसका विदेश में कोई एसेट है या विदेश के एसेट का वो मालिक है। क्लियर है बाबू? उसके बाद आ जाइए रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस किसके किसके लिए कंपलसरी है बताइए? कंपनी, फर्म, यूनिवर्सिटी। फिर से बोलो। चलिए आगे चलते हैं अगला टॉपिक में। हो गया ये टॉपिक भी कंप्लीट। अगला है नाम से बिलेटेड रिटर्न। सब तो नाम से पता चल रहा, नाम से तो पता चला, बहुत इजी टॉपिक है, खाली याद कर लीजिएगा में आके। बिलेटेड रिटर्न मतलब क्या बोलिए तो, जैसे बिलेटेड बर्थडे। बिलेटेड बर्थडे मतलब क्या? मान लीजिए आपका बर्थडे था 1 तारीख को, 1 दिसंबर को। आज कितना तारीख है? 1 ही तारीख है ना। मान लीजिए 1 दिसंबर है, आपका 30 नवंबर को आपका बर्थडे था। 30 नवंबर को आपको हम 10 दिसंबर को विश कर रहे, बिलेटेड बर्थडे। क्या बोलते हैं बाबू? बिलेटेड। यहाँ पर बिलेटेड मतलब क्या? लेट से। बिलेटेड मतलब क्या बाबू? लेट से। अब यहाँ पर बिलेटेड का मतलब क्या हो सुनिए बाबू, ध्यान से सुनिएगा।
इंडिया का इनकम टैक्स में रूल बनाया हुआ है, अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल मतलब राम, श्याम, गीता, सीता, पुष्पा, बबलू, हम लोग, आप लोग सब क्या है? इंडिविजुअल। हम लोग सब क्या है? नेचुरल। हम लोग सब क्या है? नेचुरल पर्सन है। कैसा पर्सन है आप? नेचुरल। हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन है या नेचुरल? सर कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग आर्टिफिशियल है कि नेचुरल? सुई लाइए, भोग के देखिए, अगर खून निकलता है, अगर मांस है, तो मतलब आप नेचुरल हो। क्या बाबू? नेचुरल। अपना बगल वाले दोस्त में पेन भोग के देखिए, अगर उसका बॉडी में कुछ एक्टिवेशन हो जाए, मतलब नेचुरल है। क्या बाबू? नेचुरल। आप दीवार में पेन भोग के देखेंगे, कुछ होगा क्या? क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। क्या बाबू? आर्टिफिशियल। हम लोग सब नेचुरल पर्सन है। अगर आप नेचुरल पर्सन हो, अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल मतलब राम, श्याम, गीता, सीता, पुष्पा, रहीम, बबलू, जो भी हुआ, अगर आप कोई ह्यूमन बीइंग हो, नॉर्मल इंडिविजुअल हो, तो आपके केस में 31 जुलाई लास्ट डेट होता है। अभी नोट्स में जाएंगे, पहले लास्ट डेट कब होता है बताइए? 31 जुलाई। एक इंडिविजुअल का इनकम का डिटेल देने का लास्ट डेट होता है 31 जुलाई। क्या होता है बच्चों? 31 जुलाई। और अगर आप कंपनी हो, कंपनी क्या हो? कंपनी, तो कंपनी के केस में है 30 सितंबर। पहले डेट बताइए। नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में कितना तारीख? सुनाई नहीं दे रहा? और अगर आपका कंपनी है तो अगर 31 जुलाई तक फाइल कर दिए तो अच्छा बात है, अगर 30 सितंबर तक कर दिए तो अच्छा बात है। तो 31 जुलाई के बाद या 30 सितंबर के बाद अगर आप रिटर्न फाइलिंग करते हो, उसको हम लोग बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। हो गया। तो व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न? तो बिलेटेड रिटर्न वो होता है जो रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है उस डेट के बाद करते हैं। डेट था 31 जुलाई, हम फाइल करें 10 सितंबर को। और कंपनी में अक्सर बिलेटेड रिटर्न हो ही जाता है। कंपनी में अक्सर, कंपनी का इसमें कंपनी में ऑडिट कराना रहता है ना, तो कंपनी में लेट हो ही जाता है। तो डेट दिया था आपको 10 तारीख, मान लीजिए आप 15 तारीख को जा रहे, तो ये क्या हो गया? बिलेटेड। क्या वो बिलेटेड? जैसे शादी का मौसम चल रहा, आप लोगों को इन्विटेशन बहुत सारा आया ही होगा। आप लोग आया ना इन्विटेशन? नहीं आया? ओके। तो इन्विटेशन आप लोग का आया होगा। मान लीजिए 8 तारीख को आपका दोस्त का शादी है, आपका महिला मित्र का शादी है 8 तारीख को। महिला मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो 8 तारीख को आपका दोस्त का शादी है, समझे ना? तो 8 तारीख को शादी है, आप 22 तारीख को जा रहे शादी का गिफ्ट लेके। बिलेटेड गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट? वो बिलेटेड। कौन सा गिफ्ट बताइए? बिलेटेड। तो अब बाबू यही होता है बिलेटेड। यहां पर भी यही लिखने का है, बस थोड़ा अरेंज करके। पहले समझाइए, बताइए इंडिविजुअल का लास्ट डेट कब है? बोलो। और कंपनी का? तो अगर 30 सितंबर के बाद कंपनी के केस में और 31 जुलाई के बाद इंडिविजुअल के केस में आप अगर फॉर्म जमा करेंगे, उसको कौन सा रिटर्न मिलेंगे? नॉर्मल या बिलेटेड? बिलेटेड। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है बुक्स में। प्लीज आइए, देखिए पढ़ते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। हो सके तो सेक्शन याद कर लीजिएगा प्लीज। इफ एन एसएससी फेल्स टू फाइल रिटर्न, अगर एक एसएससी फेल कर जाता है टाइम लिमिट के अंदर करने में, अगर एक एसएससी फेल कर जाता है टाइम लिमिट के अंदर करने में, तो उस केस में ही कैन फाइल बिलेटेड रिटर्न। एक अलाउ किया गया कि बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी मतलब इंटरेस्ट लगेगा। टाइम लिमिट क्या है भैया? एसएससी में फाइल सच रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। आपका रेगुलर असेसमेंट होने से और असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले, रेगुलर असेसमेंट होने से और असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले आप चाहो तो रिटर्न फाइल कर सकते हो। मतलब असेसमेंट ईयर मतलब जैसे मान लीजिए ये साल खत्म होगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च से पहले हम कर सकते हैं। जैसे मेरा डेट था 31 जुलाई, लेकिन हम चाहे तो इस साल का 31 मार्च से पहले कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी लगता है। क्या लगता है बाबू? पेनल्टी। पेनल्टी मतलब फाइन, फाइन मतलब इंटरेस्ट, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझे? पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। देखिए पूरा पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में भी है वो। पेनल्टी का अलग चैप्टर है, वो पढ़ाएंगे आपको। लेट से फाइल करोगे तो पेनल्टी नहीं लगेगा। वाह, जैसे सीयू में ही फॉर्म फिलअप का डेट बोला 10 तारीख को, 22 तारीख को जाइएगा, तो आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा। फाइन तो देना ही पड़ेगा। तो रिटर्न फाइलिंग का डेट से बाहर अगर आप जाएंगे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये। सर बाईबैक का जो आप फर्स्ट क्लास करवाए थे, उसमें जो फर्स्ट ये एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए कितने नंबर में थे आपको बताइए? बिलेटेड का नेक्स्ट पेज देखिए। तो आपको बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो, कब कर सकते हो?
असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से पहले, हाउ एवर इफ एन एसएससी फाइल बिलेटेड रिटर्न ही वुड बी लायबल टू पे इंटरेस्ट, पे फीस अंडर सेक्शन 234F एंड पेनल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। ये 234AF सारा कैलकुलेशन हम लोग का सिलेबस में है, वो आपको हम पढ़ाएंगे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, सेक्शन डी में है ये। तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, क्या देना होगा? इंटरेस्ट। जल्दी बताइए, टाइम के बाद करेंगे तो नॉर्मल रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न? तो बिलेटेड रिटर्न में इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न पूछेगा तो इतना लिख के आइएगा, यस और नो। अब आइए अगला क्वेश्चन है रिवाइज रिटर्न। नाम से पता चल रहा, रिवाइज मतलब क्या? हम देखिए, अगर मान लीजिए हम एक रिटर्न फाइल किए, हम कर दिए, टाइम पे कर दिए, लेकिन उसमें कुछ गलती हो गया, हमसे कुछ गलती हो गया या कुछ हम भूल गए, उस केस में हम चाहे तो फिर से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा रिवाइज रिटर्न। क्या बोला जाएगा अबू? रिवाइज रिटर्न। देखिए पढ़ते हैं, इफ एन एसएससी डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, एसएससी को पता चला कि हम तो गलती कर दिए, गजनी प्रॉब्लम हो गया उसका। गजनी प्रॉब्लम समझ ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बेटा रिटर्न फाइल करते करते किसी को याद करने लग गया, किसी के यादों में खो गया, अनसेंड एंट्री कर दिया, लिखना चाहिए 1 लाख लिख दिया 10 लाख, तो इनकम टैक्स तो चार्ज कर देगा ना। तो बोला अगर आप एसएससी को पता चलता है कि हम तो कुछ गलती कर दिए हैं या कुछ रॉन्ग चीज़ दिखा दिए हैं, तो वो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है, मतलब फिर से नया रिटर्न फाइल कर सकता है। टाइम लिमिट वही पुराना वाला, असेसमेंट ईयर से और रेगुलर असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, दोनों में से जो पहले होगा वो। तो जल्दी बताइए, अगर हम भूल गए हैं और हम फिर से रिटर्न फाइल करेंगे, इसको कौन सा रिटर्न बोलेंगे? बोलो ना। तो हम पूछ रहे, बताओ लाइन बाय लाइन। रिटर्न मतलब इनकम का स्टेटमेंट, रिटर्न मतलब जो हम लोग इनकम टैक्स को फाइल करते हैं, रिटर्न का अपना अपना एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। अच्छा बताइए, रिटर्न कंपलसरी फाइल करना किसके लिए ज़रूरी है? एक, जिसका कोई फॉरेन कंट्री में एसेट हो या एसेट का वो बेनिफिशियरी हो, क्लियर। दूसरा बताइए, रिटर्न ऑफ लॉस कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है? देखिए ये वाला जो बार बार बोले थे, वो वाला चीज़ भूल नहीं पा रहे, कंपनी, फर्म और आप लोग का यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? CU। अच्छा ये खराब है, सब रिकॉर्ड हो जा रहा है, बोलिए खाली। बहुत अच्छा बाबू। देखिए अभी तो 1 नंबर है वर्ल्ड में, वर्ल्ड बोल रहे, सॉरी ओवर भावनाओं में बोल दिया, वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में। देखिए वर्ल्ड बोल रहे, हाँ। उसके बाद आइए, अच्छा जो रिटर्न लेट से जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट तो पता रहना चाहिए ना भाई, जो लेट से होगा, लेट से होगा, लेट से होगा, ये तो कैसे भूल सकते हैं। और बताइए, जो रिटर्न में गलती हो गया फिर से नया डाल दो, रिवाइज रिटर्न। बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता रहना चाहिए, किताब से याद कर लेंगे। और अगला है डिफेक्टिव, नाम से पता चला डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब घटिया, खराबी, कुछ कमी। अब देखो अपना गलती आपको पता नहीं चलेगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड योर मिस्टेक बाय योरसेल्फ। तो इनकम टैक्स में बोला गया है वो कौन कौन सा रिटर्न है जिसको डिफेक्टिव रिटर्न बोलते हैं, वो बात नहीं, वो कौन कौन सा रिटर्न है जिसको डिफेक्टिव रिटर्न बोलते हैं। आइए डिटेल में, बहुत लंबा आंसर है ये, पढ़ते आइए। और पूरा पूरा पैराग्राफ देख रहे हैं, हाईलाइटेड है, डिफेक्टिव रिटर्न 139 सबसेक्शन 9, दिख रहा ना, हाईलाइटेड है। देखिए पूरा 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 हेडिंग हाईलाइटेड है, लेकिन वही तो बता रहे पूरा पढ़ने का है। अब पूरा किताब को रंग कर दे, क्या बताइए? हाईलाइट करने का एक तो नियम होता है कि जो मेन पॉइंट होगा उसको कीवर्ड करेंगे। अब यहाँ पर पूरा पेज है तो पूरा पेज में रंग कर दे, बताइए इसी पेंट से। आइए वो देखो क्या बोला है, डिफेक्टिव रिटर्न पूछेगा ना तो पूरा लिखिएगा। व्हेन अ रिटर्न इज टर्न डिफेक्टिव, सुनिए, एक रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न कब कहते हैं? एक रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न कब कहते हैं? तो रिटर्न ऑफ इनकम इज सेड टू बी डिफेक्टिव वेयर ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड। एक रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न तब कहते हैं जब उसमें ये सब चीज नहीं होगा। अब ये सब चीज क्या सब चीज सुनिए, समझे हम क्या बोले? एक रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न कब बोलेंगे? तो एक रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न तब बोलेंगे जब उसमें ये सब चीज नहीं रहेगा। क्या सब चीज नहीं रहेगा? ये सब चीज, कौन सा चीज? अब ये सब चीज देखिए, एनेक्चर स्टेटमेंट कॉलम हैव नॉट बीन ड्यूली फिल्ड। जो भी फॉर्म दिया गया आपको रिटर्न के लिए, उसको आप सही से फिलअप नहीं किए, अनडिसेंट फिलअप कर दिए, जो तो भर दिए, डिफेक्टिव रिटर्न। क्लियर है? दूसरा, रिटर्न इज अकम्पाइंड बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ये सब डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए। क्या क्या डॉक्यूमेंट? स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी निकालना सिखाया ना आपको, आप इनकम टैक्स का डिटेल दे दिए, टैक्स लायबिलिटी निकाल भी नहीं किए, इनकम्प्लीट हो गया वो, डिफेक्टिव। ऑडिट रिपोर्ट दिए ही नहीं, जिस कंपनी का ऑडिट जरूरी है, ऑडिट रिपोर्ट आपको देना होगा। प्रूफ ऑफ टैक्स, टीडीएस अगर आप दिए हो, टीडीएस अगर आप दिए हो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसका डिटेल दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, नहीं दिए तो डिफेक्टिव।
प्रूफ ऑफ अमाउंट ऑफ कंपल्सरी डिपॉजिट, अगर कोई क्लेम किए, किसी से पैसा कुछ पाते हो आप, अगर वो क्लेम किए हो आप, उसका प्रूफ दिखाइए। ये सब नहीं रहेगा तो डिफेक्टिव। वे रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, अगर आप अकाउंट्स रेगुलर मेंटेन करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिखाइए, ट्रेडिंग अकाउंट दिखाइए, पीएल अकाउंट दिखाइए, इनकम एक्सपेंडिचर दिखाइए और बैलेंस शीट दिखाइए। अगर नहीं है तो डिफेक्टिव। और आइए, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी बिजनेस, अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, एक आदमी चलाने वाला बिजनेस है, एक आदमी चलाता है, तो मालिक का अकाउंट दिखाइए, नहीं दिखाइए तो डिफेक्टिव। अगर आपका फर्म है, एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर है, मेंबर लोग का पार्टनर पर्सनल अकाउंट, अगर नहीं दीजिएगा तो डिफेक्टिव। पार्टनर और मेंबर ऑफ द फर्म, उसका पर्सनल अकाउंट अगर नहीं दिखाइए तो क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव। वे रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, अगर रेगुलर अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर, दो सिचुएशन है, अगर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे तो क्या होगा, अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे तो क्या होगा। तो अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे तो हर वो डिटेल दिखाइए जिससे पता चलता हो आपका ग्रॉस इनकम कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस खर्चा कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, और अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, स्टॉक कितना है, कैश बैलेंस कितना है। अगर ये सब आप नहीं दिखा पाइएगा तो आपका अकाउंट्स क्या हो जाएगा, वो डिफेक्टिव। आपका रिटर्न क्या हो जाएगा बताइए, डिफेक्टिव। वेयर अकाउंट्स ऑफ एसएससी हैव बीन ऑडिटेड, अगर ऑडिट हुआ है तो बैलेंस शीट दिखाइए, पीएल दिखाइए ऑडिट किया हुआ, और अगर कॉस्ट ऑडिट हुआ है तो उसका भी रिपोर्ट दिखाइए। मतलब इनकम टैक्स थोड़ा जबरदस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे कचड़ा कर रहे हैं इनकम टैक्स। कितना सारा बात लिख दिया, देखिए बोला अगर आपका पास डिफेक्टिव रिटर्न कौन सा, अगर ये सब चीज़ नहीं दीजिएगा तो आपका रिटर्न को डिफेक्टिव बोला जाएगा। अब आप डिफरेंस देखिए, 5 मार्क्स का वो भी था, 5 मार्क्स का ये भी है, सभी इंपॉर्टेंट है। वो सब क्वेश्चन 2-2 लाइन का था, ये बड़ा है। टैक्स में ना साइज मैटर नहीं करता है, टैक्स में मैटर करता है कि कहाँ पर उसका कंटेंट पूरा हो रहा है। तो कोई आंसर देखिएगा बहुत छोटा हो गया, कोई आंसर देखिएगा बहुत बड़ा हो गया। तो टैक्स का थ्योरी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, टैक्स का थ्योरी में सिर्फ टू द पॉइंट लिखना होगा आपको। बस ये ऑडिट का थ्योरी नहीं कि थोड़ा बहुत बना के भी लिखेंगे, यहाँ पे बना के नहीं लिखेंगे, जो है सो है। तो यही सब पॉइंट लिखना पड़ेगा, इसका आंसर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हम पूछते बताइए वो कौन सा रिटर्न है जो लॉस का होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ, अच्छा रिटर्न ऑफ लॉस किसके लिए जरूरी है, कंपनी फर्म। अच्छा टाइम के बाद जो रिटर्न देते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोलो। अब बिलेटेड में इंटरेस्ट लगेगा, लेट से देंगे तो इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। और बताइए अगर मान लीजिए रिटर्न में कुछ गलती हो गया हमसे, फिर हम एक तो नया रिटर्न भर दी, इसको क्या बोलेंगे, सुनाई नहीं दे रहा, सुनते पाची ना। और उसके बताइए रिटर्न में खराबी है, क्या बोलेंगे, ये तो बेसिक आइडिया तो आया ना टॉपिक का। अगला आइए आप लोग का पेन का मतलब क्या है, पहले बता देते हैं फिर पढ़ते हैं, उसमें होगा नोट्स में लिखा हुआ। ओहो हाँ भेजा पीडीएफ में सारा है बच्चों, सारा। चलिए पेन का मतलब क्या है तो बच्चों देखिए, पेन किसे कहते हैं, तो पेन का मतलब आपको हम पहले बताते हैं कि पेन किसे कहते हैं। देखिए वो पेन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। हम आपको डेफिनेशन बता रहे, डेफिनेशन वाला पार्ट ना भेजना भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहे आपको। पेन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इट इज द 10 डिजिट अल्फा, लैंग्वेज सुनिएगा, इट इज द 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। किसी का पास पेन कार्ड है अभी पॉकेट में, अल्फा दिखाइए हमको, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। आपको समझाते हैं पेन कार्ड का मतलब। पेन कार्ड क्या होता है, तो पेन कार्ड एक तो कार्ड है, अभी दिखाएंगे आपको। देखिए पेन कार्ड दीजिए आपको, देखिए आपको पूरा समझाते हैं। पेन कार्ड का डिकोडिंग करके बताते हैं, पेन कार्ड को डिकोड कैसे करते हैं। दीजिए बाबू, मानना पड़ेगा, वहां से उठने नहीं मांग रहे। देखिए पेन कार्ड, देखिए पहला बात, पेन कार्ड एक तो कार्ड है, पेन कार्ड एक तो कार्ड है। अब कार्ड में कितना, ये कार्ड में ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, ये डिजिट। ये कितना डिजिट का बाबू बताइए, ये देखिए 10 डिजिट का होता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर बोलते हैं, पेन कार्ड का नंबर दीजिए, पेन कार्ड का नंबर दीजिए। ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है। अब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में ना अगर आप देखोगे, जैसे इनका पेन कार्ड का नंबर बता रहे हैं आपको, जैसे है ना MP GPS ... कुछ भी है, तो यहाँ पर क्या स्टार्टिंग का जो 3 डिजिट रहेगा ना वो अल्फाबेट रहेगा। अब किसी का भी पेन कार्ड में देखें, हम डिकोडिंग करें पूरा 10 नंबर का, अगर आप देखो स्टार्टिंग का जो 3 डिजिट देखिएगा ना, 3 डिजिट स्टार्टिंग वाला 3 वो अल्फाबेट रहता है। क्या रहता है वो, अल्फाबेट मतलब A से लेके Z तक, A Z APZ, कुछ भी रह सकता है, कुछ भी क्या रह सकता है, कुछ भी। ये सिस्टम जनरेटेड है, मतलब वो लोग जनरेट करता है। उसका चौथा वाला जो होता है ना, वो आपका स्टेटस बताता है। स्टेटस मतलब व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं, स्टेटस मतलब आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक फर्म हो, आप एक कंपनी हो। अगर अभिषेक कंपनी होता तो यहाँ पे C लिखा रहता। अभिषेक एक पर्सन है, पर्सन, तो क्या लिखा हुआ P, क्या लिखा हुआ वो P, क्या लिखा हुआ है
पी लिखा हुआ है ना, फोर्थ डिजिट देखिएगा पी, आप जाके अपना चेक करना, फोर्थ में हमेशा पी होगा। अगर आप हिंदू फैमिली होगे तो एच लिखा होगा, अगर आप कंपनी होंगे तो सी लिखा होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, समझा रहे। अगर कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा तो बी लिखा होगा, अगर कोई क्लब होगा तो ए लिखा होगा, समझ रहे ना। और उसके बाद जो होता है ना वो आपका सर नेम का लेटर रहता है। जैसे इनका टाइटल है सिन्हा तो यहाँ पे एस लिखा होगा, देखिए एस लिखा हुआ है। इनका टाइटल है सिन्हा तो एस लिखा हुआ है। अगर आपका टाइटल है यादव तो वाई लिखा होगा, अगर मेरा टाइटल है झा तो जे लिखा होगा, समझे। सरनेम वाला रहता है, और उसके बाद फिर वो सिस्टम जनरेटेड नंबर रहता है, और उसके बाद दोनों का सीक्वेंस बनाया रहता है। तो इस पूरा पैन कार्ड में दो चीज आपका आइडेंटिफिकेशन है, दो तो फोर्थ कैरेक्टर फिफ्थ कैरेक्टर। फोर्थ कैरेक्टर कौन? फोर्थ कैरेक्टर बताता है कि आप क्या कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप पर्सन है ना कंपनी है ना क्या है आप। तो हम लोग पर्सन कैटेगरी में चले गए, पी लिख दिया है। और उसके बाद आपका टाइटल बताता है सरनेम, तो उनका सरनेम सिन्हा है तो इसलिए एस लिखा हुआ है। तो ये पैन कार्ड का यूज क्या है वही आपको हम अभी पढ़ाएंगे कि वो कौन कौन सा जगह है जहां पैन कार्ड देना कंपलसरी है, वही टॉपिक में था। तो पैन के बारे में पूछेगा ना तो डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि पैन इज द 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है, मतलब अल्फाबेट और नंबर्स को मिला के पैन कार्ड बनता है। पैन कार्ड इनकम टैक्स को दिया जाता है, जैसे हम लोग का आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन है, उसी तरह से पैन कार्ड इनकम टैक्स का, देखिए भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया एक कार्ड है। असल में ना कौन सा डिपार्टमेंट के द्वारा? वो इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाने वाला कार्ड है, 10 डिजिट का कार्ड होता है। तो व्हाट इज पैन कार्ड? पैन का फुल फॉर्म क्या बोलेंगे बताइए? परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या बोलेंगे? क्या 2 डिजिट होगा जी? अल्फा न्यूमेरिक। कैसा होगा बाबू? अल्फाबेट और न्यूमेरिकल्स को मिला करके बना हुआ एक कार्ड होता है। और ये कार्ड कहाँ अभी आपको हम पढ़ाएंगे वो कौन कौन सा सिचुएशन है जहां कार्ड देना कंपलसरी है, जहां कार्ड का डिटेल देना कंपलसरी है, जहां आपको पैन का नंबर देना पड़ेगा। वैसे तो बहुत चूच किताब में लिखा हुआ है, उसमें से कोई 5 या 6 पॉइंट आप याद करेंगे, हम आपको समझाते हैं लाइन से 60 पॉइंट। देखिए दे दिया आप अभिषेक को, आइए ना प्लीज। जो ऊपर में हाईलाइटेड है ना वो नहीं पढ़ना, भूल से हाईलाइट कर दिया, समझे ना। नीचे वाला आइए डायरेक्ट, देख रहे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा ना बाबू। ये वो सिचुएशन है जहां पैन कार्ड देना कंपलसरी है। पहला सिचुएशन बात में देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन 2 व्हीलर विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। बाइक को छोड़ के, अब तो बाइक में भी मांगता है, बाइक को छोड़ के कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी खरीदेंगे ना, बाइक को छोड़ करके अगर कोई भी मोटर कार खरीदेंगे, मोटर व्हीकल खरीदेंगे तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अब तो बाइक में भी मांगने लग गया है, बाइक में भी अब कंपलसरी मांगने लग गया है, लेकिन उसके लिए कंपलसरी है, 4 व्हीलर के लिए कंपलसरी, समझे ना। 4 व्हीलर में आपको पैन देना पड़ेगा, अगर क्योंकि 4 व्हीलर मतलब अमीर आदमी, ऐसा समाज मानता है, ऐसा हम लोग का समाज मानता है कि अगर किसी के पास 4 व्हीलर है मतलब वो अमीर आदमी होगा, बस समझ रहे ना। तो 4 व्हीलर अगर आपके पास है, अगर आप 4 व्हीलर खरीदेंगे ना तो आपको पैन डिटेल्स देना पड़ेगा, पहला सिचुएशन। दूसरा आइए, अगर आप अकाउंट खोल रहे, सुनो, अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाइएगा तो आपको देना पड़ेगा। पहले ना बैंक अकाउंट के लिए कंपलसरी नहीं था, अभी कंपलसरी है। अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाइएगा ना तो आपको पैन का डिटेल देना पड़ेगा। कोई ओलू पोलू बैंक में खुलवाइएगा तो हो सकता नहीं मांगे, लेकिन अच्छा बैंक में खुलवाइएगा तो ओलू पोलू बैंक मतलब बंधन बैंक, डीसीबी बैंक, इंडसलैंड बैंक, यस बैंक, नो बैंक, कितना सारा बैंक है। ये सब बैंक में खुलवाइएगा तो में भी दरकार ना पड़े। लेकिन याद रखिएगा स्टेट बैंक में जाइएगा ना, जो अच्छा बैंक है, तो आपको पैन कार्ड मांगेगा, बिना पैन कार्ड का अकाउंट खुलता नहीं है बैंक में, पता होगा आप लोगों को, तो वहां भी कंपलसरी हो गया। तीसरा, मेकिंग एप्लीकेशन टू एनी बैंकिंग कंपनी फॉर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको, अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो पैन कार्ड दिखाओ। तीसरा सिचुएशन कंपलसरी मतलब देना पड़ेगा। चौथा, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, अगर डीमैट अकाउंट खुलवाइएगा। भैया डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट मतलब जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं ना वो लोग, तो डीमैट अकाउंट अगर खुलवाइएगा तो आपको पैन कार्ड डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद ये आप लोग वाला आ गया, पेमेंट ऑफ कैश एक्सीडिंग 50,000 टू होटल और रेस्टोरेंट अगेंस्ट अ बिल एट एनी वन टाइम। आप लोग कहीं होटल में गए, 50,000 रुपये से ज़्यादा का खा लिए, आप कोई होटल में गए अपने दोस्तों के साथ, 1 लाख रुपये का खा लिए, कितना लाख का खा के बताइए? 1 लाख। इसे बस महसूस करिए, काल्पनिक एग्जाम्पल है, बस समझे। और देखिए पहला बात, 1 लाख रुपया का खाएंगे क्यों? सब बात है, पैसा होगा भी तो खाएंगे क्यों 1 लाख का? थोड़ा कॉमर्स पढ़े, इतना दिन से क्यों पढ़े? अगर पैसा होगा भी तो 1 लाख का क्यों खाएंगे? भी प्रैक्टिकल। बट बाय द वे कोई होटल में आप जाते हो, एक एग्जांपल दिया हुआ है, होटल में आप जाते हो, 50,000 रुपया से ज्यादा का कैश पेमेंट करते हो एट अ टाइम, एक बार में, तो आपको पैन दिखाना पड़ेगा। यस और नो? देखिए पेमेंट ऑफ कैश
exceeding 50,000 to a hotel or restaurant against a bill at any one time। एक बार में गए, आपका बर्थडे है, आप हम लोग सबको पार्टी दिए, हम लोग को बोले जितना खाना खाओ, हम लोग भी बेटा बिहारी वैसे ऐसे मार, आप जैसे मौका दिए हम लोग भी चौका मारते गए, जो बोल रहे आप, जो हम कभी जिंदगी में नहीं खाए थे सब खाने लग गए। हम लोग को तो कोई मौका नहीं देता, वैसे में ना कोई अगर मौका देगा तब ना टैलेंट दिखाएंगे। तो आप हम लोग को बोले, सपोज आप लोग में से किसी का बर्थडे है, वो बोला भैया हम पैसा कमाए हैं, मेरा इनकम हुआ है, चलिए हम अपने बर्थडे में पार्टी दे रहे, सब बच्चे लोग बहुत दिन से भूखा है, खाया नहीं है, बस जाके मार अटैक। बस समझ रहे ना, जितना सामान था सब काले, सब एक एक करके टेस्ट कर रहे, फेंक दे रहे, टेस्ट कर रहे, फेंक दे रहे। 1 लाख का बिल हो गया आपका, 1 लाख का बिल आप कैश पेमेंट करिएगा, आपको देना पड़ेगा क्या? पैन कार्ड। क्या देना पड़ेगा? चलिए आगे बढ़ते। कितना 5 पॉइंट तो हो ही गया, 6 पॉइंट में आइए। पेमेंट इन कैश एक्सीडिंग 50,000 टू एनी फॉरेन करेंसी कंट्री। फॉरेन कंट्री को अगर कोई सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं 50,000 से ज्यादा कैश का, अब आप बहुत सारा पॉइंट मार्क किया हुआ है, आप 5-6 तो याद कर लीजिएगा। 5 तो इनफ हो गया आपके एग्जाम के, 5 से 6 तो। ये थोड़ा छोटा सा चैप्टर 5 मार्क्स का खत्म हो गया हम लोग। ये पहला चैप्टर था 5 मार्क्स का, उसमें यही सब पढ़ना है आपको। हम पूछते हैं, आप बता दीजिए हमको। ऐसे करके खत्म होते जाएगा चैप्टर 5-5 मार्क्स वाला। देखिए बताइए, जब हम लोग अपना इनकम का डिटेल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न। क्या बोलते हैं आपू? रिटर्न। क्या बोलते हैं? अब 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट बंद कर लीजिएगा। अच्छा बताइए, रिटर्न फाइल करना, रिटर्न ऑफ लॉस किसके किसके लिए जरूरी है? सॉरी सुनाई द कंपनी, रुको हड़बड़ाइए मत, 2 मिनट रुक जाइए। वो कौन सा रिटर्न है जो लेट से जमा देते हैं? सुनाई नहीं दे रहा, बोलिए। और वो कौन सा रिटर्न है जहां गलती हो जाता बाद में फिर से भरते? वो कौन सा रिटर्न है जो गलती है, जो गलती है? डिफेक्टिव। और बताइए पैन का फुल फॉर्म? कुछ बच्चे बोले पूरा बोलोगे ना भाई, आधा बोल के छोड़ दे रहे हो, वो कर दे रहे हो। तो स्कूल में जन गण मन कैसे होता था ना, जन गण मन स्टार्ट बच्चे लोग सही करते, बीच में आकर के टीचर आके एक घुसा मारता पीछे से। तो क्या कर रहे हो बेटा, पूरा बोलो। आओ बाबा ऐसा मत करिए प्लीज। क्यों? देखिए अगर आप 1 घंटा में कुछ भी याद हो गया आपको, तो ये तो आपका गेन है, ये तो बेनिफिट है आपका, एग्जाम में कुछ तो लिख पाएंगे। पैन का फुल फॉर्म? इसमें कितना कैरेक्टर होता है? बोलो। तो बोले सर आप ये ऐसे पूछो जैसे एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू अभी इंटरनल्स में देता है, जब कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होता है ना, तो लोग एमसीक्यू का एग्जाम लेगा, तो यही सब क्वेश्चन देगा। हाँ, क्योंकि इंटरनल तो एमसीक्यू लेता है लोग बहुत सारे कॉलेज, तो उन लोग क्या करेगा ना, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि बताइए पैन कार्ड में कितना कितना कैरेक्टर होता है? 10 कैरेक्टर होता है। पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। अच्छा, कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जब पैन कार्ड का कोड करना बहुत कंपलसरी है। वो सिचुएशन कौन कौन सा बताइए? हम पूछते बताइए, अगर हम 4 व्हीलर खरीदेंगे पैन कार्ड देंगे कि नहीं देंगे? हाँ कि नहीं? यस और नो? और बताइए, अगर हम म्यूचुअल फंड 50,000 से ज्यादा खरीदेंगे पैन कार्ड देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? अगर हम होटल का बिल 50,000 से ज्यादा पे करेंगे देंगे कि नहीं देंगे? देना पड़ेगा, राइट। ये सब कंपलसरी सिचुएशन है, समझे ना। म्यूचुअल फंड खरीद ले रहे हैं आप, ये सब आपका कंपलसरी सिचुएशन है जहां पर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हम लास्ट टाइम पूछ रहे, बता दीजिए, फिर अपना घर चले जाइएगा आप, समझे। अच्छा बताइए, इनकम का डिटेल जब इनकम टैक्स को देते हैं इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न। क्या बोलते हैं? आइए, अगर आप ठीक से सुने होंगे तो ये पूरा जितना टॉपिक पढ़े सब सेक्शन 139 के अंदर आता है। 139, किसी का 1 है, किसी का 4 है, किसी का 9 है, लेकिन सेक्शन 139 के अंदर रिटर्न का बात किया गया है। एक बात बताइए, तो रिटर्न ऑफ लॉस मतलब लॉस का रिटर्न किसके किसके लिए जरूरी है? कंपनी फर्म। और बताइए, जब लेट से रिटर्न देंगे क्या होगा? बोलो। अच्छा, बिलेटेड रिटर्न में इंटरेस्ट भी लगेगा? लगेगा, लगेगा। और बताइए, वो कौन सा रिटर्न है जहां पे हम गलती कर दिए बाद में फिर से ठीक करके भेजेंगे? जो गलती ही है, क्या है? क्या है? और बताइए, पैन का फुल फॉर्म? परमानेंट अकाउंट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, फिर मिलेंगे कल, मतलब परसों, सॉरी।